क्लास शुरू कर रहा हूँ और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से, है ना। एक या दो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इसी सेक्शन 32 के ऊपर फोकस्ड रह करके अपने आंसर को देने हैं। इसी सेक्शन 32 को फोकस करके अपने आंसर देने हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिंपल, अगर मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करूं यहाँ पर, सपोज करो मिस्टर ए है और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और आपको सेक्शन 32 के ऊपर कोरिलेट करके आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। मिस्टर ए है और मिस्टर ए को एक चाकू मारा, दिस वन, बी ने एक चाकू मारा। ए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, उसकी ट्रीटमेंट हुई, सही है ना। ट्रीटमेंट चल रही है और ए ने जो है स्टेटमेंट दिया कि भाई बी ने उसे चाकू मारा, क्या वाकया थी, सारी डिटेल बताया, ठीक है। थोड़े दिन बाद ए की डेथ हो गई, लेकिन डेथ वो चाकू की इंजरी से नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में ही उसको कोई इन्फेक्शन हो गया और कहीं से उसको कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में ही दूसरों को था, वो भी इन्फेक्टेड हो गया और कोरोना से उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, डेथ किससे हुई? चाकू से इंजरी हुई, हॉस्पिटल के बेड पे बैठा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन इन्फेक्टेड हुआ कोरोना से और कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आ गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या जो बी को उसने स्टेटमेंट दिया था, जो उसने स्टेटमेंट दिया था, जो पहले जो डिक्लेरेशन दी थी, मैजिस्ट्रेट के सामने दिया हो, व्हाटसोएवर, क्या वो डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आपको सोच के बताना है, क्या वो डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर होगा? दैट इज सच ए थिंग विच वी हैव टू सी। आपको यही देखना है प्रोविजन को और आपको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। वेबसाइट, मैं समझा नहीं आपने क्या लिखा वेबसाइट, क्या वो डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा? एक जवाब आया, यस सर इट विल बी ए डाइंग डिक्लेरेशन। यही हम गलती कर जाते हैं लॉ की इंटरप्रिटेशन करने में। अभी और लोग नहीं आए हैं शायद मेरे ख्याल से क्लास को ज्वाइन करने के लिए। क्लास घर पे ही जा रही है, फिर भी डिले हो रही है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस होने जा रहा है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मोड पे भी रहेगा, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेक्शन 32 को एक बार रीड करते हैं, आपको खुद ही आंसर पता चलेगा। देखिए सेक्शन 32 क्या कहता है। Cases in which the relevant facts by person who is dead or cannot be found. Section 32. Statement written or verbal of relevant facts made by a person, चलो ठीक है, who is dead, written है, verbal है, इस केस में satisfied हो रहा है, वो पर्सन दिया है जिसकी डेथ हो चुकी है। चलिए ठीक है भाई, हमारा तो इन चारों में से एक चीज़ तो सेटिस्फाइड हो गया। अब इन 8 में से भी तो एक सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो वो कहता है व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, वो अपने डेथ के कॉज के बारे में बताया है। क्या उसने अपने डेथ के कॉज के बारे में बताया? उसकी डेथ तो कोरोना से हुई है। आप सही सी बात देखिए ना, डेथ कैसे हुई है? डेथ तो कोरोना से हुई है। वो स्टैबिंग बताया, चाकू लगी है। तो ये जो डिक्लेरेशन है, सेक्शन 32 का जो डिक्लेरेशन होता है, वो अपने आप में बहुत सुपीरियर होता है। इसके बेसिस पे कॉन्विक्ट हो जाता है पर्सन। ये सेक्शन 32 का डाइंग डिक्लेरेशन में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया। अगर उसकी डेथ उस चाकू लगने की वजह से हुई होती, उसी इंजरी की वजह से हुई होती, दैन इट वुड हैव बीन डिफरेंट मैटर। लेकिन डेथ यहां किस चीज की हुई है? कोरोना की वजह से हुई है। तभी तो डिफेंस काउंसिल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अच्छी तरह से एग्जामिन करना चाहिए।
कि क्या उसकी डेथ उसी चीज की वजह से हुई या बाद में कोई इन्फेक्शन हो गया था। भाई जो गोली लगी उस बुलेट इंजरी की वजह से डेथ हुई या फिर हॉस्पिटल में उसका हार्ट फेल हो गया था। बुलेट इंजरी की वजह से तो डेथ नहीं हुई है, वो तो ट्रीटमेंट हुई, वो ठीक है, लेकिन हार्ट फेल हुआ, द मैटर इज समथिंग डिफरेंट। तो फिर जो वो डिक्लेरेशन होती है वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होती। दिस इज द मैटर कॉल्ड हियर, दैट वाज। अब कोरोना क्यों हुआ ये उसके लिए मैटर नहीं है यहां पर। आप मैं बस आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। आप इस जड़ में जाएंगे कि कोरोना क्यों हुआ, दैट वुड बी, दुनिया को हो रहा है, सबको हो रहा है, तो हमको सिंपल देखना है कि क्या जो इंजरी उसको हुई थी उस वजह से डेथ हुई है कि नहीं। कई बार होता है हार्ट फेलियर से डेथ हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से डेथ हो रही है। तो वैसे सिचुएशन में जो डेक्लेरेशन दी गई है वो डाइंग डेक्लेरेशन नहीं है, केस स्टडी है, और इसमें इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन यही है। इट सिंपली रिटन दैट जो स्टेटमेंट हमने दिया है वो कॉज ऑफ डेथ को बताया है, कॉज ऑफ डेथ को बताया। अगर वही स्टैबिंग से डेथ हुई होती then it would have been relevant, whatever the declaration was given, then it would have been relevant at this the matter called here। चलिए, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। मेरे ख्याल से अभी किसी का एक्सेस नहीं हो पाया है, अभी किसी के मुझे को रिप्लाई नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज मैं फिर बहुत रेलिवेंट चीज़ों को उठाने जा रहा हूँ। डाइंग डिक्लेरेशन में भी और बहुत कुछ करना है, सो दैट्स वाई वी नीड टू एक्सप्लेन द मैटर। चलिए ठीक है, जिनका मिस होगा उनके लिए भी ये 2-3 दिन तक रहता है, तो आप देख सकते हैं उस वक्त तक भी। चलिए, तो हम अब मैटर्स को देख रहे हैं फिर से। यहाँ पे देखिएगा, व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन, तो बस यही चीज़ देखिए, एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। चलिए, मेरे ख्याल से इस सिचुएशन का मीनिंग थोड़ा और क्लियर हुआ, एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। अच्छा, एक चीज़ अब मैं और बताता हूँ, अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ए को बी ने इनवाइट किया कि देखो तुम मेरे घर पे आ जाओ और जो पैसे मैंने तुमसे लिए थे वो पैसे मैं तुम्हारे वापस कर देता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। बी ने ए को कहा कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, जो पैसे मैंने तुमसे लोन लिए थे मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ। वाकई बी ने कभी ए से कुछ पैसे लिए हुए थे। ए ने अपनी वाइफ को बताया कि बी ने मुझे इनवाइट किया है, बुलाया है अपने घर पे, मैं जा रहा हूँ पैसे लेने को। और ठीक है, वो निकला तो फिर वो वापस नहीं आया। 3 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली, जो शहर के किसी कॉर्नर में पड़ी हुई थी उसकी डेड बॉडी। नाउ कैन बी कन्विक्टेड ऑन दैट ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? क्या यहां जो ए ने अपनी वाइफ को बोला कि वो बी के पास जा रहा है पैसे कलेक्ट करने के लिए, बी ने उसको इनवाइट किया है, क्या ये बात सेक्शन 32 में कवर्ड होगी? देखिए भाई, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं कि भाई इंसान जो मिसिंग है, जिसकी मौत हो गई है अचानक से, कहीं डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो किसी को बोल के जाता है कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ और उसने मुझे इनवाइट किया है, उसके पास कहीं जाना है। तो द सिचुएशन इज दैट now the situation is very normal, very आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको यहाँ चैट बॉक्स में मैसेज करना है। व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास नहीं है, कुछ मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, आपको चैट बॉक्स में मैसेज करना है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़वाता हूँ। यहाँ कहता है, एज टू एनी सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजैक्शंस।
सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। देखिए दो चीजें हैं, सर्कमस्टांसेस एंड ट्रांजेक्शंस, और ये दोनों अगर लिंक हो जाए, ये दोनों लिंक हो जाए और उससे पर्सन की डेथ हो, इस पे भी केस स्टडी मैं भी समझाऊंगा, उससे पर्सन की डेथ हो तो ये भी एडमिसिबल हो जाता है। ये सर्कमस्टांसेस और ये जो ट्रांजैक्शंस है ये भी एडमिसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे बी को इस ग्राउंड पे कॉन्विक्ट ना किया जाए, ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। बी को डिफेंस देना पड़ेगा, क्या ये मर्डर उसने नहीं किया। बी की कन्विक्शन इस ग्राउंड पे पॉसिबल है। सेक्शन 32 यहाँ भी एप्लीकेबल हो रही है, सेक्शन 32 यहाँ भी एप्लीकेबल हो रही है। क्या इशू है, मैं समझा नहीं, इंटरनेट में क्या हो रहा है। आप एक बार फिर से लिंक को प्रेस कीजिए, आउट करके एग्जिट करके एक बार फिर से लिंक को प्रेस कीजिए तो शायद आपका आने लगे, है ना। एक बार फिर से लिंक को प्रेस कीजिए, मैं यहाँ समझता हूँ। चलिए, गिव अस ए मोमेंट देन। ठीक है, आप हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। Please let me know when everything is okay from your side. आज हमारी तरफ से सब कुछ परफेक्ट है, प्रॉपर चल रहा है। एंड okay, so everything is going in well manner from my side, and that much. तो व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ इट्स डेथ, आप पेन और कॉपी को लेके बैठिए और बेरेक्ट को कम से कम जरूर लेके बैठिए। मैंने नोट्स तो मेल कर दिया आपको, बट अगर प्रिंट आउट नहीं निकला हो तो आप बेरेक्ट को लेके बैठिए, क्योंकि हम बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बेरेक्ट से कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 की बात करते हैं तो हमको 4+8, 4 में से एक इधर और 8 में से एक इधर, दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। अगर मेरे 4 इधर से एक निकल गया, 8 इधर से एक निकल गया और मैच हुआ तो सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट नहीं, एडमिसिबल होगा, एडमिसिबल होगा। दिस इज द वर्ड कॉल्ड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32। दैट इज ऑफ कोर्स ए वेरी रेलिवेंट मैटर विच वी गॉट दैट, यू नो। एंड चलिए अब थोड़ा सा आगे अपने पॉइंट्स को और बढ़ा रहे हैं
और मेरे को 1 से लेके ये 8 पॉइंट्स तक एक्सप्लेन करना है, लेकिन अभी हमारा टारगेट है जो फर्स्ट, दैट इज़ कॉज ऑफ डेथ, एंड उसके साथ जो लगा हुआ है एज टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजैक्शंस विच रिजल्टेड इन हिज डेथ इन केस इन विच द कॉज ऑफ दैट पर्सनस डेथ कम्स इनटू द क्वेश्चंस। मुझे पहले इन बातों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है आज इसी मैटर के ऊपर अभी हमें। और ये सारे एग्जाम्पल्स हमने आपके साथ किए थे, और मैंने आपको पहले भी बोला कि सेक्शन 32 को प्रिवेल करने के लिए हमें ये 4 में से एक चाहिए, हु इज डेथ, हु कैनॉट बी फाउंड, हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस एंड हुज अटेंडेंस कैनॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंस इज रेलिवेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। एक हमको इधर से चाहिए और इधर 8 है, इनमें से हमको एक चाहिए। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर है, हालांकि ये दोनों एक ही चीज़ का पार्ट है, व्हेन इट इज़ मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, सॉरी हमारा ये फर्स्ट मैटर के ऊपर ही हम अभी अवेलेबल हैं। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और वैसे तो सेक्शन 60 बहुत क्लियर कहता है कि भाई हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। इट मीन्स सेक्शन 60 सेज दैट if it refers to the fact which can be seen, then evidence must be given by the person who saw it. If it refers to the fact which can be heard, then evidence must be given by the person who heard it. And if the evidence refers to the fact which can be perceived, then evidence must be given by the person who perceived it. और अगर इनके अलावा कोई एविडेंस देता है तो हम ऐसे एविडेंस को कहते हैं ये हेयर से एविडेंस है। और सिंपल फंडा है, हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, बट still we have got a very specific point. Section 32 is just an exception of section 60, यानी कि यहाँ section 32 हेयर से एविडेंस है तो क्या हुआ, ये एडमिसिबल भी होगी और इसके बेसिस पे कन्विक्शन भी होगी। सेक्शन 32 का ऐसा कहना है। तो यहाँ पे एक बात बहुत रेलिवेंट है कि एविडेंस लेने वाला कौन होगा। तो नेचुरल फैक्टर है जो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो एविडेंस लेने वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि मैजिस्ट्रेट हो, इट्स नॉट वेरी मच नेसेसरी। इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी डॉक्टर, इट कैन बी रिलेटिव ऑफ दैट पर्सन, कोई भी हो सकता है। ये इवन पुलिस वाले भी हो सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। ओरल में दिया जाए या रिटन में दिया जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इशारे से भी दिया जा सकता है। ये बात डेवलप हो गई, दैट वाज मुकेश वर्सेस दिल्ली एनसीटी के केस में, निर्भया के केस में, जब उनकी थर्ड डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल नोट्स एंड जेस्चर से लिए गए थे और कोर्ट ने इसको एडमिट भी किया। तो हम आते हैं इन सारे पॉइंट्स को और हम देखते हैं। और सबसे पहले मैं इन चारों पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया, हु इज़ डेड, और मैंने ये सारी बातें आपको पिछली क्लास में बताई थी। और सिंपल फैक्टर है वो उसकी जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी डेथ हो जाए, या फिर नेचुरल सी बात है उसको डेथ होने का एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन अगर वो जिंदा बच जाता है तो सेक्शन 32 में ये कवर्ड नहीं होगा। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट होगा जिसकी क्रॉस एग्जामिनेशंस भी होगी। हु कैनॉट बी फाउंड, हमने इन चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। एंड वो डिसअपियर है और अनहर्ड है, तो यहाँ पे अगर उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है तो उसकी एविडेंस भी सेक्शन 32 में रेलिवेंट होगी। या फिर इनकैपेबल है एविडेंस देने में, इनकैपेबल है जैसे फिजिकली अनफिट है कोर्ट में प्रेजेंट होने में, तो यहाँ जो है उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेक्शन 32 में प्रेवेल जरूर करेगी। डिले और एक्सपेंसेज, पर्सन इंडिया में नहीं है, पर्सन फॉरेन में है, उसकी एक्स्ट्राडिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं। तो उसने जो प्रीवियसली जो बातें की हैं, जो बोली है या जो लिखी है, वो सब के सब सेक्शन 32 में प्रिवेल होगा। इन सारी बातों को हमने लास्ट क्लास में आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस किया था। तो मैंने बोला 4/8, 4 में से उधर कोई एक मिले और 8 में से इधर कोई मिले, और 8 में जो हम पहली बात कर रहे हैं उसका हमारा मेन मैटर यहाँ पर है कि कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजैक्शंस सजेस्टिंग द डेथ। ये बात बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो कॉज ऑफ डेथ की बात करते हैं। तो कॉज ऑफ डेथ में हम कहते हैं
व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, पहले सिंपल इसी फैक्टर के ऊपर हम रहते हैं, एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। ये सेक्शन 32 का क्लॉज 1 है। तो क्लॉज हम इसलिए बोलते हैं, हम यहाँ पे सबसेक्शन नहीं बोल रहे हैं, हम क्लॉज बोलते हैं क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दैट्स वाई आई एम नॉट स्पेसिफाइंग सबसेक्शन और क्लॉज में डिफरेंस। अच्छा चलिए अब इस मैटर के ऊपर आते हैं। व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, अपने डेथ के रीजन को बताएं। और मैं इसकी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अभी आपको दिया थोड़ी देर पहले कि कॉज ऑफ हिज डेथ यानी कि जो बता रहा है डेथ उसी कॉज की वजह से हो, अनफॉर्चुनेटली डेथ किसी और कॉज की वजह से हो जाती है तो फिर वो डिक्लेरेशन जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बुलेट इंजरी हुई थी, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गन शॉट किया, हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ और स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसकी जो डेथ हो रही है वो गन शॉट की वजह से नहीं हो रही है, बुलेट इंजरी की वजह से नहीं हो रही है, उसकी जो डेथ होती है वो हार्ट फेलियर की वजह से होती है। तो यहाँ पे डिफेंस काउंसिल को एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाता है, वो बता सकता है कि भाई जो उसकी जो स्टेटमेंट थी वो डाइंग डिक्लेरेशन में कवर्ड नहीं होगी, बिकॉज उसकी जो डेथ हुई है वो उस बुलेट इंजरी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि वो हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। सो दिस इज सच ए थिंग विच वी हैव टू सी अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। दिस इज सच ए थिंग विच वी हैव टू सी दैट नो। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, अब दूसरी बात पे भी आइए और जरा इन पॉइंट्स पे ज़रा ध्यान देंगे। To any circumstances of the transactions which resulted in his death, circumstances and transaction, दो चीज़ें circumstances and transaction, ये दोनों चीज़ों को लिंक हो रही है और लिंक जो दोनों चीज़ें हुई है और उसी की वजह से जो है वो डेथ हुई है, ये डेथ जो है वो उसी के वजह से हुई है। तो ये भी चीज़ें जो है वो रेलिवेंट होती है। तो इसीलिए वजह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कभी भी कोई ऐसी मर्डर होती है तो प्रोसिक्यूशन ये पहले छानबीन करती है कि वो लास्ट टाइम किससे मिला था, लास्ट टाइम किससे बात किया था, और वहीं से सारे क्लू निकले, ताकि जो उसकी जो स्टेटमेंट्स है, जो बोल के गया है, जो कह के गया है, या जो लिख के गया है, या जो लास्ट SMS किया है, वो सब चीज़ें जो है उसको सेक्शन 32 में लाया जा सके ऑन द नेम ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन देयर। तो बस इसी मैटर के ऊपर हम हैं और दो इलस्ट्रेशंस आपके सामने नीचे हैं, एंड ये दोनों हमने ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, एंड ये दोनों इलस्ट्रेशन हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था और सेम चीज़ें आपको रीड करना है। हमने पहली वाली क्लास में इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। वर्ड्स, डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स स्टेटमेंट, चाहे वो रिटन हो चाहे वर्बल हो, रेलिवेंट फैक्ट की, रिटन हो या फिर वर्बल हो, ओरल हो। लेकिन अब आप एक बात और ऐड कर लीजिए, वो जेस्चर से भी हो सकता है, वो नोट से भी हो सकता है, इशारे से हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को भी हम जरूर कंसिडर करेंगे। ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड, और सिंपली सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये डील होगी। एंड जनरली ये किस से रिलेटेड होंगे? जनरली ये कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड होंगे। ध्यान से सुनिएगा, द वर्ड इज वेरी रेलिवेंट। कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, बुलेट इंजरी हुई है लेकिन डेथ हार्ट फेल्यूर की वजह से हुई है, तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगा। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 32। दैट पॉइंट शुड बी केप्ट इन योर माइंड वेरी प्रॉपरली देयर। तो ऐसी क्वेश्चन में लोगों को ज़्यादा स्क्रैप करता है, ज़्यादा फंसाने की कोशिश की जाती है एग्जामिनेशन में, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी प्रूव बाय द पर्सन हु रिकॉर्ड्स इट, और ये कोई भी पर्सन हो सकता है, इवन द पुलिस वाला, व्हाटसोएवर, कोई भी हो सकता है। जो डाइंग डिक्लेरेशन है यहाँ पे उसका पर्सन का पूरा नाम, एड्रेस जो दे रहे हैं, दैट वाज नॉट कंप्लीट अनलेस फुल नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड आर गिवन ऑन इट। दिस वन। डेफिनेशन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, कोई एक्ट में डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अलग अलग
जजेज ने कभी कभी डिफाइन किया है और सिंपली कहा है पर्सन, स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु हैज डेड एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेज ऑफ हिज डेथ, एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेज ऑफ हिज डेथ। आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टांसेज ऑफ हिज डेथ, दैट्स द मैटर विच वी गॉट दैट, यू नो। स्टेटमेंट दैट वाज had been made when the person at the point of death where every hope of his world has gone, that was expectancy of death। उसकी पूरी की पूरी डेथ एक्सपेक्टेड है, उसको पूरी उम्मीद है वो बचेगा नहीं, वो मरेगा, और ऐसी वक्त में वो अपनी स्टेटमेंट्स को दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि दैट वुड बी द पार्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉज ऑफ डेथ, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान से सुनिए, ध्यान में रखिएगा। रिक्वायरमेंट, अब जरा रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए। सेक्शन 32 अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है, और अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ओरल स्टेटमेंट होना चाहिए या फिर रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए। और स्टेटमेंट किस बात का होना चाहिए, तो बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है, बहुत डिफरेंट बातें हो सकती है, बट डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कवर करेगा जो डेथ के कॉज को बताए। अगेन आई रिपीट, कॉज पहले बताया जा रहा है, डेथ बाद में हो रही है। फिर से ध्यान रखिएगा, कॉज पहले बताई जा रही है, डेथ बाद में हो रही है, लेकिन उसी कॉज से डेथ होती है तब ये डाइंग डिक्लेरेशन है। डेथ किसी और कॉज से होती है, देन दिस इज नॉट द डाइंग डिक्लेरेशन, दैट इज द पॉइंट विच वी कवर। या फिर सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजेक्शंस, सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजेक्शंस में हम कुछ कनेक्टिविटी बताते हैं कि भाई हम उससे मिलने गए जा रहे हैं, उसने हमें बुलाया है, हमारी उससे मीटिंग है इस सर्कमस्टांसेज में, और जो गया वो लौट के नहीं आया। तो सच काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड सर्कमस्टांसेज ऑफ द ट्रांजेक्शंस, और जिसकी वजह से डेथ हो रही है, रिजल्टिंग डेथ। पुलिस को एफआईआर करवाने के बाद विक्टिम की डेथ हो जाती है, तो क्या वो एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन का काम करेगा? बिल्कुल करेगा, वो एफआईआर भी डाइंग डिक्लेरेशन का काम करेगा। तो हालांकि एफआईआर की कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं हो पाती है, और लेकिन यहाँ चूँकि उस पर्सन की डेथ हो रही है जिसने इस एफआईआर को लॉन्च करवाया है, डेथ का रीजन एफआईआर में अवेलेबल है, देन दैट एफआईआर वुड बी द पार्ट ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर। डेथ ऑफ द पर्सन इज मस्ट वाइल मेकिंग द स्टेटमेंट। चलिए, तो अब अगले पॉइंट के ऊपर भी रहिए। डेथ ऑफ द पर्सन इज मस्ट, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डेथ होना बहुत ज़रूरी है। डिक्लेरेशन देने के बाद अगर पर्सन तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, उसकी जान बच जाती है, तो सेक्शन 32 का बेनिफिट प्रोसिक्यूशन नहीं ले पाएगा। फिर उसको और डिफरेंट कोरैबोरेटेड एविडेंस के साथ अपनी बातों को प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 32 का जो बेनिफिट है वो यहाँ से चली जाएगी। दैट वाज, और सिंपली डेथ ऑफ द पर्सन मस्ट वाइल इन मेकिंग द स्टेटमेंट, एंड कॉज ऑफ डेथ ऑफ डिसीज्ड जो है बेसिकली वो इन क्वेश्चन है। और दैट वाज, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी डेथ वो एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है गोली लगी है, उसको उम्मीद है कि वो बच जाएगा, लेकिन पुलिस जब आके स्टेटमेंट ले रही है, वो पूरी स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन अगर वो बच जाता है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन का काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन का काम करेगा। तो ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट देने वाला ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड हो कि उसकी डेथ हो जाएगी, दिस वन। एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में वहाँ पे वैलिड होती है, बट हमारे यहाँ सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों जगह डाइंग डिक्लेरेशन की सेम वैल्यू है। वेदर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, वॉट एवर द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, इट मे बी द सिविल और क्रिमिनल नेचर वेयर द डेथ ऑफ द पर्सन डिसीज्ड इज इन क्वेश्चन। दिस इज द मैटर विच वी हैव टू सी दैट, नो दैट वाज। तो एक बार मैं थोड़ा फिर से आपसे पूछ लूँ कि आपका नेट बफरिंग कर रही है या फिर आपकी क्लास प्रॉपर्ली पहुँच रही है आपके पास? एक बार हल्के से रिप्लाई फिर कर दीजिए आप मुझे, क्या क्लास पहुँच रही है प्रॉपर्ली? एंड
कोई रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। ओके, सही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस मैंने आपको लास्ट डे करवा दिया था, इस केस को नोट्स में है। और विजय पाल वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, 99% बर्न इंजरी होते हुए भी क्या पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन जो दे रहा है उसके ऊपर यकीन किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा था बिल्कुल यकीन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99% बर्न इंजरी है तो क्या हुआ, जो बोल रहा है तो अगर आप उसके कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसिक्यूशंस के जो बातें बोली गई है, अगर डिफेंस काउंसिल उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई ठोस एविडेंस ला के नहीं दे रहा है, तो इसके बेसिस पे कन्विक्शन जो है वो वाजिब है, किया जा सकता है। ये चीज़ दोनों केसेस हमने आपके साथ पहले कर लिया था। और रीजन्स फॉर एडमिटिंग द डाइंग डिक्लेरेशन मैंने ये भी बोल दिया था, नेमो मॉरिटस पोस्ट्यूमस इंजरी मीन्स अगर कोई अपने मेकर से मिलने जा रहा है तो वो अपने मुंह में झूठ लेके नहीं जाएगा। ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ ए लाई इन हिज माउथ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात रही यहाँ पर कि हम बिल्कुल सच्चे मन से जाएं। अगर कोई मर रहा है तो बिल्कुल सच्चे मन से वो मरना चाहेगा, यानी कि ऐसा फेमस कहावत है कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ कानून कुछ और सिस्टम को भी लेके चल रहा है कि बोलने वाले का इरादा इन एक्सपेक्टेशन मरने का नहीं भी है तो भी जो उसका स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। अपने आप में बहुत वाइडर रखा हुआ है, सेक्शन 32 अपने आप को बहुत वाइडर करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी अब देखिए, व्हेन द इंटेंशन टू यूज स्टेटमेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, मैंने आपको ये केस भी करवा दिया था लास्ट में। पुलिस कांस्टेबल ने स्टेटमेंट लिया था और जब तक वो मैजिस्ट्रेट को बुलाता डिक्लेरेशन लेने के लिए तब तक जो है विक्टिम की डेथ हो जाती है। तो पुलिस कांस्टेबल को जो स्टेटमेंट दिया गया है, कैन दैट स्टेटमेंट बी द पार्ट ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन। हालांकि जब वो ले रहा था तब उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि इसको वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, प्रोसिक्यूशन इसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन कर दिया और कोर्ट ने भी इसको डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया। सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन कन्वर्ट किया। मैंने आपको ये भी बता दिया था यहाँ पर। और अबाउट स्टेटमेंट अबाउट द डेथ ऑफ अनदर, किसी और की डेथ के बारे में बताते हैं तो फिर वो डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाता है। अपनी डेथ के बारे में बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जिस रीजन की वजह से बताते हैं डेथ किसी और रीजन की वजह से हो जाती है तो भी वो डिक्लेरेशन डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर्ड नहीं होगा। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्या डाइंग डिक्लेरेशन की अगर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो क्या वीडियो रिकॉर्डिंग होना मैंडेटरी है? कोर्ट ने कहा कोई ज़रूरी नहीं है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो। वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत को और पुख्ता करने के लिए करते हैं, और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट इनवेरिएबली डाइंग डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर देगी। इट डजंट मीन एट ऑल दे नो। तो यहाँ भी हमारा एक बहुत ही सिंपल फैक्टर है, तो वीडियोग्राफी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। चलिए अब दो बातें हैं, कॉज ऑफ डेथ एंड सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग द डेथ। अब हम इन दोनों चीज़ों को ज़रा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, और इस पे जो डिफरेंट केसेज हैं ज़रा उन डिफरेंट केसेस को भी समझते हैं। काफ़ी काम आएगा एग्जामिनेशंस के लिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है ये सारी चीज़ें। तो इसके ऊपर ध्यान से आ जाइए और बड़े ध्यान से देखिए सिचुएशन को। कॉज ऑफ हिज डेथ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने यहाँ पे ये बताया, क्लॉज सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब स्टेटमेंट दिया किसी पर्सन ने एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन हिज डेथ, his statement would be relevant in case in which the cause of his death is in point of the issue. This one, cause of his death is the point of an issue. डेथ का कॉज कुछ और हो जाता है तो फिर सेक्शन 32 प्रिवेल नहीं करता है। That was and अच्छा,
अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ज़रा यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे ध्यान से देखिए। ए स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे को बी ने एजॉल्ट किया है, बी ने मुझे एजॉल्ट किया है, स्पेयर से एजॉल्ट किया। स्पेयर जिसको हम कहते हैं नुकीला, कुछ आगे निकला रहता है, एक बॉम्बू टाइप का होता है, आगे से कुछ निकला, आप भाला कह लो कुछ, उससे मुझे इंजर्ट किया, उससे मारा है मुझे। तो बी ने मुझे एजॉल्ट किया उससे। तो स्टेटमेंट देने के बाद वो लंबे समय तक एडमिट रहा हॉस्पिटल में, एंड उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो प्रोसिक्यूशन ने उसकी जो स्टेटमेंट है एक ही, उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोला, बट यहाँ पर जो डिफेंस काउंसिल का कहना है कि भाई उस एजॉल्ट होने के बाद भी लंबे समय तक वो जिंदा रहा है, वो अलाइव रहा है, then that declaration is not a dying declaration। तो क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। कोर्ट ने माना कि ये डाइंग डिक्लेरेशन होगी। इससे क्या मतलब है कि वो लंबे समय तक जिंदा रहा? इट डजंट मीन दैट, यू नो, कॉज ऑफ डेथ वही था, उस एजॉल्ट था वो कॉज ऑफ डेथ। लेकिन हाँ, मैं अगर केस के सर्कमस्टांसेस को बदल दूं कि भाई पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट निकला कि भाई उसको टेटनस हो गया था, पूरी बॉडी में उसकी टेटनस फैल गई थी, सो मतलब डेथ का रीजन बदल गया। टेटनस किस वजह से हुआ, दैट वुड बी द डिफरेंट मैटर, हम वो चीज़ नहीं लेके चलेंगे, बट डेथ टेटनस की वजह से हुई है। अगर ये बातें उसमें ऐड हो जाती है ना, तो यहाँ पर जो है ना, तब ये सेक्शन 32 पे प्रिवेल नहीं करता। आप खुद ही सोच के देखिए ना, क्यों पोस्टमार्टम करवाए जाते हैं फिर, जब जानबूझ के सब कुछ दिख रहा है कि भाई हाँ ये रीजन था। अगर किसी पर्सन को 4 गोली लग गई, हॉस्पिटल में एडमिट है, थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया भाई इसकी डेथ हो गई, फिर भी पोस्टमार्टम करवाया जाता है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? सबने देखा तो है गोली लगने से डेथ हुई है, हो सकता है हार्ट अटैक से भी डेथ हुई हो, गोली लगने के बाद फिर हार्ट अटैक हुई हो, हार्ट अटैक से डेथ हुई हो। सो द रीजन इज वेरी मच सिंपल। सेक्शन 32 प्रिवेल करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, हमको ये चीज़ फाइंड आउट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर उसी गोली लगने की वजह से डेथ होती है तो सेक्शन 32 जरूर प्रिवेल करेगा, लेकिन अगर डेथ का रीजन कुछ और हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाती है, तो पूरा सिस्टम ही बदल जाता है, फिर वैसे सर्कमस्टांस में पूरा मामला ही बदल जाता है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी मच रेलिवेंट, द पोस्टमार्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विच वी हैव गॉट इट, यू नो। चलिए, तो यहाँ पे तो इंटरवल बिटवीन द स्टेटमेंट एंड डेथ इज इमटेरियल। इफ द स्टेटमेंट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेपोनेंट्स डेथ इट इज एडमिसिबल। अब्दुल गनी वर्सेस एम्परर AIR, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही रेलिवेंट केस बन जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। सो दिस इज सच ए थिंग विच वी हैव टू सी दैट, नो। नाउ अच्छा, अब सेकंड बात में भी वही, तो कॉज ऑफ डेथ को आप बिल्कुल बढ़िया से समझिए कि कॉज ऑफ डेथ का मैटर क्या है, बिकॉज जब केस स्टडी आपको एग्जामिनेशन में करने को आ जाए तो आप उन चीज़ों को बहुत प्रॉपरली कर पाए। और इवन जब अपने केस भी लड़ते हैं, तो अगर कोई ऐसा मर्डर वर्डर का केस आता है, ऐसा कुछ केसेज आता है, तो अपने केसेस में भी सेक्शन 32 बड़ा इंपॉर्टेंट काम प्रिवेल करता है। सेक्शन 32 की जो बारीकियाँ हैं वो बहुत काम आती हैं। तो अब जरा ध्यान से सुनिए यहाँ पर। अब एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ कहते हैं, अब सिचुएशन एक चीज़ आप यहाँ और देखिएगा, वाली मोहम्मद एम्परर AIR 1930। AIR 1930 मतलब जब सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जगह पहले कौन कोर्ट हुआ करती थी? फेडरल कोर्ट हुआ करती थी। और जब इंडिपेंडेंस नहीं था, आज़ादी से पहले, जब यूनियन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, तो जो प्रोसिक्यूशन केस फाइल करती थी वो एम्परर के नाम पे केस फाइल होती थी। तो पुराना केस है, जाहिर सी बात है 1930 का केस है, वो आपके सामने अवेलेबल है। तो अब जरा ध्यान देखें, अब यहाँ देखते हैं क्या, अब यहाँ क्या बताता है। बट इफ देर इज नथिंग टू शो दैट द इंजरीज टू विच द स्टेटमेंट ऑफ डिसीज रिलेटेड वेयर द कॉज ऑफ हिज डेथ, द स्टेटमेंट इज नॉट एडमिसिबल एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। फिर से पढ़ी, इफ डिसीज्ड स्टेटेड दैट he was injured by X but he did not die of the injuries, rather he died of some illness, जैसे निमोनिया हो गया उसको। सही है ना भाई? बी ने ए को खूब मारा, बी ने ए को खूब मारा, पीटा, चाकू से मारा, हाथ से मारा, और चलो ठीक है भाई, हॉस्पिटल में गया, इलाज हुआ, मीनवाइल उसको
निमोनिया हो गया। चलो इस केस में तो निमोनिया हुआ था, अभी कोरोना फैला हुआ था तो मैंने कोरोना का एग्जाम्पल ले लिया, फिर यहाँ पे निमोनिया हो गया, डेथ निमोनिया से हो जाती है। क्या इसने जो स्टेटमेंट दिया था, बी ने मुझे मारा पीटा, खूब किया, मारा पीटा, क्या वो सब डाइंग डिक्लेरेशन में कवर्ड होगा? नहीं, ये सब चीज़ें डाइंग डिक्लेरेशन में कवर्ड नहीं होगी। दैट इज़ द थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन फॉर यू, दिस वन, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी बात अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक वुमेन रेप विक्टिम है और वो पुलिस को स्टेटमेंट देने के बाद सुइसाइड कर लेती है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एक वुमेन रेप विक्टिम है और पुलिस को स्टेटमेंट देने के बाद वो सुइसाइड कर लेती है, तो क्या उसकी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में कवर्ड होगी? क्या लग रहा है? अभी मत पढ़िए, सीधे आंसर कीजिए, यस नो। आप खुद अपने सोच से आंसर कीजिए, मैं इसको कवर कर दिया, नहीं देखना अभी, आपका पहले जवाब चाहिए यस या नो। रेप विक्टिम पुलिस को स्टेटमेंट देने के बाद, जिसका नाम लेना था, नाम लेने के बाद सुइसाइड कमिट करती है, कैन वी से दैट वॉट एवर द स्टेटमेंट शी हैज गिवन, दैट स्टेटमेंट वुड बी कंसिडर्ड एज द डाइंग डिक्लेरेशन? नो सर, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल नहीं। वैसे तो अगर इस तरह से चलना शुरू हो जाए ना, तो हर कोई सुइसाइड करने की कोशिश करेगा। हाँ, एक बात मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कर लेता हूं, इंग्लैंड में ना डाइंग डिक्लेरेशन होमिसाइड पे है, सुइसाइड पे नहीं लगता, लेकिन इंडिया में सुइसाइड के ऊपर भी है। जैसे आपको प्रीवियस केस में मैंने बताया था ना कि भाई माँ के पास जाती थी, माँ को कहती थी वो लेडी कि भाई हमारे ससुराल वाले हमारे ऊपर बहुत टोंट मारते हैं, ताने मारते हैं, और फिर 2 महीने बाद सुइसाइड कर लेती है। तो प्रीवियसली जो उसने बोला था वो डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, वो सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस का पार्ट हो गया और वो डाइंग डिक्लेरेशन हुआ था। बट हियर इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, ये चीज़ डाइंग डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं कहलाएगा यहाँ पर, और कोर्ट यहाँ पे इसको डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानते, बिकॉज उसकी डेथ का जो कॉज है वो नहीं यहाँ पे प्रिवेल हो पा रहा है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। If a woman is raped and makes statement that X raped her and 3 days after the commit suicide, अगर the rape is not the cause of the death and therefore her statement that X raped her is not admissible as dying declaration, वो dying declaration का पार्ट नहीं कहलाएगा। सुइसाइड कर ली तो हाँ, उस रेप की वजह से जो उसकी अगर डेथ हो गई होती ना, then it would have been called as the part of the dying declaration, but here the reason of death is not that rape. उसको जिंदा रहना चाहिए था, उसको सजा दिलवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर उसे ये लगे कि भाई मर जाने के बाद जो हमारी स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन में कंसीडर हो जाएगी, तो उसकी सोच फिर गलत है। सेक्शन 32 फिर यहाँ पे प्रिवेल नहीं हो पा रहा है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन 32 प्रिवेल कहाँ पे होगा, दैट वुड बी द वेरी थीन लाइन गैप, कहाँ प्रिवेल होगा कहाँ पे प्रिवेल नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल भी उसी के ऊपर बेस्ड है, सिमिलर है, एंड नरेंद्र सिंह वेस्ट स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे भी देखिए, गर्ल वॉज रेविस्ड सून आफ्टर द अकरेंस शी कमिटेड सुइसाइड बाई setting fire to the body. Her statement about rape was held not admissible as the rape on the girl could not be said to the cause of her death. ऐसी छोटी छोटी गलतियों से केस खराब हो जाता है प्रोसिक्यूशन का, और प्रोसिक्यूशन केस को डिफीट होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, where the cause of death of the deceased is not the true question, statement जो deceased ने दिया letter to the police cannot be proof of cruel acts committed by her husband। तो यहाँ भी कुछ खास मैटर्स नहीं बनता है। और एक चीज़ आपको और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, डिक्लेरेंट डाइड ऑफ इंजरीज टू बी प्रूव्ड। तो वही बातें आ रही है सभी केस में जो मैं आपको सबसे पहले बताता रहा हूँ कि जिस इंजरी के बारे में स्टेटमेंट दिया है
मरने से पहले डेथ उसी इंजरी से हुई हो, कोई दूसरी चीज़ों से डेथ होती है, तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन में कवर्ड नहीं होता है। मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस भी इसमें अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर का काम करता है, और दैट वाज एंड यहीं पे कोर्ट ने बताया इट मस्ट बी प्रूव दैट हिज डेथ वॉज कॉज्ड बाय द इंजरी ही रिसीव्ड इन द इंसिडेंट फॉर विच द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड, उसी की वजह से डेथ हुई। अब यहाँ पे मोती सिंह ट्राइड हो रहे थे ज्ञानचरण के मर्डर में, और स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड ज्ञानचरण यहाँ पे कहा दैट मोदी एंड वन मैन फायर गन शॉट्स एट हिम was used as a dying declaration at the trial। 4th फरवरी की इंसिडेंट है, एंड दैट वाज एंड अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, तो गन शॉट बताया, लेकिन जो उसकी जो डेथ हो रही है वो कोई और रीजन बता रहे हैं। देयर इज नो एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड एज टू व्हाट caused ज्ञानचरण डेथ। इट वाज हेल्ड दैट स्टेटमेंट ऑफ ज्ञानचरण कुड नॉट बी यूज्ड एज द डाइंग डिक्लेरेशन। इट कुड नॉट बी यूज्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन, दैट वाज द मैटर कॉल्ड हियर। और एक बात मैं और बड़ा क्लियर कर दूं कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं, अगर सेक्शन 32 के अकॉर्डिंगली प्रूफ हो पाता है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो मर्डर चार्ज से एक्यूट हो जाएगा, उसकी एक्यूटल नहीं होगी। अब प्रोसिक्यूशन को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, दूसरी गवाह, विटनेस, स्टेटमेंट्स, मोटिव्स, उन सब चीज़ों से वो प्रूफ करे कि वाकई इसने मर्डर किया था, इसने गोली चलाई थी, उन चीज़ों से प्रूफ करे। जो उनका बड़ा आसान सा रास्ता था, तो सेक्शन 32 में सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर हम प्रूफ कर देंगे, वो आसान सा रास्ता उनके लिए बंद हो जाता है, और उनके लिए अब एक लंबा रास्ता होगा, कोई डिफ़िकल्ट रास्ता होगा, और उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने बहुत केस में खुद ही देखा है कि एक बार जब डाइंग डिक्लेरेशन जो है डिसअप्रूव्ड हो जाती है, तो उस केस में एक्यूटल बड़ा आसान हो जाता है, अच्छे खासे अपराधी आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, एक बार अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव्ड नहीं हो पाती है तो यहाँ पे चंद्रभान सिंह वर्सेस स्टेट का केस भी है। चंद्रभान सिंह को भी ट्राई किया जा रहा था मर्डर ऑफ शैतान सिंह, एंड डिसीज शैतान सिंह रिपोर्ट किया था, उसने सारी स्टोरी नैरेट की थी, एंड लेकिन उसकी जो डेथ हुई शैतान सिंह की, वो टेटनस से हुई। इट वॉज हेल्ड दैट द स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड कुड नॉट बी यूज्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर विच वी गॉट दैट नो, स्टेटमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन में यूज्ड नहीं हुई। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हाँ, कॉज्ड मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दैट वाज, चलिए तो दो बातें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी। नंबर 1, कॉज ऑफ डेथ, आप इसको बड़ी अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, डेथ का कॉज, और दूसरी बात यहाँ पे सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजेक्शन्स विच रिजल्ट इन हिज डेथ। अब देखिए ज़रा, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन डेथ। अब देखो, आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान सुनिए, ये बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। जैसे कोई डेड बॉडी मिलती है और वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पहले वो लास्ट टाइम किससे मिलने के गया था, आपको क्या बोल के गया था, वो फैमिली वाले से पूछते हैं, आपको क्या बोल के गया था, किससे मिलने गया था। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये स्टेटमेंट्स कोशिश की जाती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि वो 32 का पार्ट बन जाए, सेक्शन 32 का पार्ट बन जाए। अगर वो कह के जाता है कि भाई मामा जी से मिलने गया, या वो कह के जाता है कि भाई मेरा दोस्त है मनोज, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन आया कि वो मुझे बुला रहा है,
और उसके बाद वो घर नहीं लौटा, तो वो जो मनोज का जो फोन आया ना, जो फोन रिकॉर्ड में जो मनोज का इनकमिंग कॉल का जो डिटेल वो जो आ रहा है, सिंपल सेक्शन 32 में वो डाइंग डिक्लेरेशन का काम कर जाएगा। मतलब कि हो न हो मनोज मारा है इसको, कहां गया होगा तो जरूर मनोज के पास गया होगा। तो अगर ये सारी कड़ियां जुड़ जाए तो सेक्शन 32 बस ऐसी बातों को कवर करता है, ऐसी चीजों को कवर करता है, सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच रिजल्टिंग हिज डेथ। दैट इज ऑफ कोर्स द वेरी क्रूशियल फैक्टर व्हिच वी हैव गॉट इट, यू नो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां बताता हूं, द वर्ड रिजल्टेड इन हिज डेथ डू नॉट मीन दैट कॉज हिज डेथ। देखिए दो बातें हैं यहां पे, जो सिचुएशन है ना, यहां कहता है रिजल्टेड इन हिज डेथ, नॉट कॉज्ड ऑन हिज डेथ। जो शुरू वाले में था ना, ये था कॉज हिज डेथ, और यहां है रिजल्टेड। देखिए लॉ में एक एक वर्ड का मतलब पकड़ पकड़ के बिल्कुल अलग अलग कर करके निकालते हैं हम। कॉज और रिजल्टेड जो है ना, रिजल्टेड इन हिज डेथ, रिजल्टेड इन हिज डेथ। सुरेंद्र कोहली नाम आपने सुना होगा, निठारी केस भूले नहीं होंगे अभी आप। सुरेंद्र कोहली को कॉन्विक्ट करना बड़ा आसान हो गया। रीजन, बच्चे उस कोठी में गए, ये बातें साबित हुई, ये बातें लिंक्ड हो गई कि बच्चे उस कोठी में गए, उस कोठी के अंदर गए। मैं केस की वाकयात पे आपको नहीं ले जा रहा हूँ, आप बहुत फेमस केस है वो, जो आपको याद होगा नोएडा में बच्चों को मार मार के खा जाता था, और तकरीबन 20-22 बच्चों के मर्डर का इल्ज़ाम सुरेंद्र कोहली के ऊपर लगा, और उसके जो बिल्डिंग के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर, हालांकि उनकी एक्यूटल हो गई, बट सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा हो गई। और 2015 में फांसी होने ही वाली थी, लेकिन एक पिटीशन फाइल करके उसको रुकवाया गया कि भाई उसके ऊपर भी और केसेस चल रहे हैं, उन केसेस को भी कंप्लीट हो जाए तब ये फांसी हो। मतलब कि सुबह फांसी होने ही वाली थी, रात को कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि फांसी को रोक देने। दैट वाज। प्लीज़ रिपीट। मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे याद नहीं मैं कहाँ पे था मनोज का, मैं ऐसे ही कुछ नाम ले लेता हूँ कौन सी जगह पे बता, बट इतना ज़रूर है आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर देख लीजिएगा, वहाँ से वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे अभी जो कंसर्न जो है, मैं सुरेंद्र कोहली वाली बात को लेकर चल रहा हूँ। ये सुरेंद्र कोहली को कॉन्विक्ट करना बड़ा आसान हो गया। रीजन क्या? सिर्फ ये बात साबित हो गई कि बच्चे वहां गए, उस हवेली के अंदर, उस कोठी के अंदर बच्चे ने इंटर किया, लोगों ने जाते देखा, इसको बुलाते देखा, ये दो बातें साबित हुई। तो वही सर्कमस्टेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस, वो दोनों डेथ से लिंक्ड हो गई, और सेक्शन 32 में इसको एडमिसिबल कर लिया कोर्ट ने। और डिफेंस काउंसिल के पास इसको रिवर्ट करने का कोई ग्राउंड था ही नहीं, और कोर्ट ने इसको कॉन्विक्ट कर लिया। सो दिस इज ए वेरी डेंजरस थिंग, ये बहुत डेंजरस मैटर है। अगर मेरी किसी से दुश्मनी है और मैं उसको यहां पे बुला रहा हूं अपने घर पे, और कल को वो अपने घर पे ना पहुंचे, तो सेक्शन 32 इतना सीरियस है कि अगर मैं अपने डिफेंस में बातें ना रख पाऊं तो मैं कॉन्विक्ट हो जाऊं उस मर्डर में। सो दैट इज द मैटर विच वी हैव टू एग्जामिन वेरी मच प्रॉपरली, दैट दो टू थिंग्स, द सर्कमस्टेंसेस एंड अदर वन इज ट्रांजैक्शंस। Whenever these two things matched, whenever any link has got to be established resulting the death of the person,
then whatever the word is spoken by the deceased person, that words shall be the part of the dying declaration. That will be the part of the dying declaration. This is the matter which we got that, section 32. अब जरा इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. बस यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि रिजल्टेड इन हिज डेथ और कॉज हिज डेथ, दिस टू थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट. जब कॉज इन डेथ, कॉज हिज डेथ बोलते हैं, तो डेथ अगर किसी और रीजन के वजह से हुई है तब तो साफ साफ बच जाते हैं. रिजल्टेड इन हिज डेथ बोलते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा वाइडर सिचुएशन है, बहुत ही वाइडर सिचुएशन है. सही है ना. एक्सप्रेशन एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ट्रांजैक्शन रिजल्टेड इन हिज डेथ, वो डिवाइड है, जो इसका स्कोप है वो बहुत लार्जर है कॉज इन डेथ से. एंड तो कॉज इन डेथ में अगर नहीं फॉलो हुआ तो रिजल्टेड इन डेथ में फॉलो हो गया तो भी सेक्शन 32 एडमिसिबल हो जाएगी. दैट वाज अब नेक्स्ट मैटर, इसी में हम कुछ बातों को और ऐड करते हैं. ये छोटी सी केस है. इन केस ऑफ रॉबरी, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन बिफोर हैड डेथ रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द रॉबरी. क्या थी सर्कमस्टेंसेज रॉबरी की? तो रॉबरी एक सर्कमस्टेंसेज है, डेथ ट्रांजैक्शंस हैं, दोनों लिंक्ड हो गई. तो यहाँ पे डेथ रॉबरी के दरमियान जो घाव लगे, जो ट्रशल्स हुई, उसकी वजह से डेथ हुई है. सो दीज थिंग्स आर वेरी मच रेलिवेंट. ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ही रेलिवेंट हो जाती हैं. मैं आपको यहाँ पे पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का केस ज़रूर रेफ़र करूँगा. बहुत फेमस हुआ था ये केस अपने ज़माने में, और अराउंड 1930 का केस है ये, 33 का केस है, और प्रीवी काउंसिल का केस है. एम्परर्स यहाँ पे प्रोसिक्यूशन थी, और इस केस में एक ज़मींदार हुआ करते थे, और उनका एक पियन था, और उनकी जो बेटी थी और सन इन लॉ, उनका दामाद. तो एक्चुअली उनका सन इन लॉ और उनकी जो डॉटर है वो ज़मींदार के स्टाफ जो पियन थे जिसकी डेथ हुई उससे पैसे लिया करते थे, और कुल मिलाकर के 3000 तक डेट आउटस्टैंडिंग हो गई थी उनके दामाद के ऊपर, सन इन लॉ के ऊपर. उस वक्त 3000 का अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था, और उनका दामाद चुका नहीं पा रहा था उस पैसे को. तो एक दिन उसने लेटर लिखा, और लेटर लिख करके उसको बोला कि भाई कल तुम ब्रह्मपुर आ जाओ. ब्रह्मपुर का रहने वाले थे ये लोग. कल तुम ब्रह्मपुर आ जाओ और हम तुम्हारे पैसे जो है वो वापस कर देंगे. तो वो बेचारा जो विक्टिम है वो फिर घर अपनी वाइफ को बताया वो लेटर कि भाई ऐसे वो बुला रहे मुझे, लेटर लेकर के, बुला रहे हैं मुझे पैसे देंगे. और घर से निकला पैसे लेने के लिए, लेकिन घर नहीं लौटा. और एक दिन क्या हुआ, एक ट्रंक में 7 पीसेज में उसकी डेड बॉडी जो है किसी रेलवे कंपार्टमेंट में रखी हुई मिली, किसी रेलवे कंपार्टमेंट में रखी हुई मिली. बस इतना सा वाक़या था. और पुलिस ने पूछा विक्टिम की वाइफ से, डिसीज्ड की वाइफ से, कि भाई वो क्या बोल के गए थे, कहाँ जाने का बोल के गए थे. तो उसकी वाइफ ने वो लेटर दिखाया कि भाई वो ज़मींदार साहब के जो दामाद हैं उन्होंने बुलाया था पैसे देने के लिए, वो उनसे पैसे लेने को गए थे. पुलिस ने इमीडिएटली उसके दामाद को अरेस्ट किया, और जो लेटर्स थी ना उसी को डाइंग डिक्लेरेशन यहाँ पे बनाया गया. सेक्शन 32 उसी को डाइंग डिक्लेरेशन बनाया गया. सिंपल वो लेटर. डिफेंस अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स नहीं रख पाई, अपनी कुछ बचाव में कुछ पॉइंट नहीं रख पाई, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ फिर उनके पास चला जाता है. अगर हम ऐसी कुछ कोर्ट में दे देते हैं जो एडमिसिबल हो जाती हैं
तो उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ चली जाती है कि वो साबित करें कि ये चीज़ें गलत है। तो प्रोसिक्यूशन ने तो रख दिया, वो एडमिसिबल हो गई, डिफेंस इसको गलत साबित नहीं कर पाई, फांसी की सज़ा हुई। उस वक्त डेथ सेंटेंस होती है तो केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये केस 1930 से ही हर एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जाता है, सब जगह पढ़ाया जाता है ये चीज़। तो दैट वाज पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। मैंने पूरी स्टोरी भी आपको केस की लिख के दी यहाँ पर, तो आप इसको ज़रूर प्रॉपरली ध्यान रखिए इस केस को। चलिए, लैंग्वेज इन द डाइंग डिक्लेरेशन। लैंग्वेज इन द डाइंग डिक्लेरेशन, अच्छा कभी कभी ना लैंग्वेज बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लैंग्वेज। हालांकि इस लैंग्वेज की वजह से मेरे को बड़े एक अफसोस से कहना पड़ता है, एक बड़ा फेमस केस में ना एक तरह से समझो एक्यूटल हो सकता है। आपने नाम सुना होगा गोपाल कांडा। गोपाल कांडा बड़ा फेमस नाम सुना होगा, नहीं है तो अभी वो केस चूंकि डिस्पोज्ड ऑफ नहीं है, हालांकि ये केस बहुत फेमस हुआ था। एक गर्ल थी गीतिका, गोपाल कांडा जी की, उसकी अपनी एक एयरलाइंस की कंपनी हुआ करती थी गीतिका, उसमें एयर होस्टेस हुआ करती थी। और ये हरियाणा से सांसद भी थे। और अचानक एक दिन गीतिका ने सुसाइड कमिट कर लिया, और सुसाइड नोट में उसने लिखा कि गोपाल कांडा ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, ये मेरे मौत का वजह है। बस इतनी सी बात। अब चूंकि लैंग्वेज क्लियर नहीं थी उस सुसाइड नोट के, लैंग्वेज बहुत सर्कमस्टांसेस में उस सुसाइड नोट के क्लियर नहीं थे। भाई जिंदगी बर्बाद की, क्या किया, ये कुछ बातें थी नहीं। हालांकि अंदाज़ा तो बहुत कुछ लगाया जा सकता है, और लगाया गया भी, एक्यूजिशंस किया भी गया मेल आईडीज वगैरह को देख करके, प्रीवियस लेटर्स को देख करके। बट उस सुसाइड नोट में कुछ डिटेल ना होने की वजह से ना वो सेक्शन 32 में एडमिसिबल नहीं हो पाई। कोर्ट ने इसको एडमिसिबल नहीं किया। हालांकि मामला भी हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कुछ बदलाव आता है तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तक वो केस का स्टेटस ये है। अगर कुछ डिटेल लिखी होती ना तो अभी तक गोपाल कांडा जो है ना वो कॉन्विक्ट हो गए होते इस केस में। तो लैंग्वेज में ये बताना चाह रहा हूं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन का जो लैंग्वेज है ना, नाउ अंकुर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन केस द डिसीज्ड लाइज, अगर डिसीज्ड झूठ बोल के जा रहा है, भाई झूठ बोल के जा रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। लॉ का फंडा ही यही है कि भगवान से मिलने वाला इंसान अपने मुंह में झूठ लेके नहीं जाएगा। और अगर डिफेंस को लग रहा है कि डिसीज्ड ने झूठ बोला है तो वो प्रूफ करेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ है उनके ऊपर, वो डिफरेंट कोरैबोरेटिव एविडेंस से प्रूफ करें कि भाई वो झूठ बोला है, तो दिस वन द मैटर। लेकिन जो एडमिसिबल है सुसाइड नोट या जो भी डाइंग डिक्लेरेशन, अगर सही मानते हैं तब तो वो सही मानेंगे। दैट इज नॉर्मल लॉ विच वी गॉट दैट, नो ये एक नॉर्मल लॉ है जो कि हमको सही मानना पड़ेगा। सो दिस वन द मैटर, सही है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ क्या बात कर रहा था, तो लैंग्वेज ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन, अब मैं इस चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है ना कि लैंग्वेज हो तो प्रॉपर हो, बिकॉज पूरी केस जो डिपेंडेंट होती है वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लैंग्वेज ना सही हो तो अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। कोर्ट जेस्चर्स को भी समझ सकती है, फीलिंग्स को भी समझ सकती है, लेकिन जहां कुछ भी डिस्टर्बेंस आ जाती है ना, कुछ डाउट्स हो जाता है, तो डाइंग डिक्लेरेशन को सिरे से रिजेक्ट कर दिया जाता है। बिकॉज
ये वो डाइंग डिक्लेरेशन ही होती है जिसके बेसिस पे एक पर्सन को फांसी की सजा तक दे दी जाती है। दिस वन, तो ये चीज़ होता है। माई फैमिली मेम्बर्स क्वेश्चन है, डू नॉट अलाउ मी टू मीट ए पर्सन सो आई नेम अनदर पर्सन एंड लाई टू माई फैमिली। आप जो भी बोलेंगे सच ही माने जाएंगे डाइंग डिक्लेरेशन को, ये नॉर्मल लॉ का फंडा है। अगर वो गलत है तो डिफेंस काउंसिल के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, डिफेंस के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो प्रूफ करें कि वो चीज़ें गलत है। बोलने का तो पूरा मौका है वहाँ पर। और अब देखिए हमारा सिचुएशन यहाँ पे ये है कि भाई दीपक बलिराम बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस को जरा ध्यान से देखिएगा। एंड सबसे पहली बात, किस लैंग्वेज में डाइंग डिक्लेरेशन दी जाए। एक पर्सन मराठी बोलता है, उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, वो मराठी में ही बोले, और जिसको दे रहा है वो मराठी में ही पढ़ के सुनाए, तो हम कहते हैं ये पुख्ता है, अप्रोप्रिएट है। वैसे तो डाइंग डिक्लेरेशन किसको दे इसके ऊपर तो कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं तो वो ज़्यादा पुख्ता सबूत के तौर पे काम करता है। अगर हॉस्पिटल में देख रहा है कि एक पर्सन मरने वाला है तो फटाफट मैजिस्ट्रेट को बुला के लाते हैं ताकि उसके सामने वो डिक्लेरेशन दे पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मरने वाला मराठी जानता है, मैजिस्ट्रेट साहब अंग्रेजी जानते हैं, एक ट्रांसलेटर मराठी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके सुनाता है मैजिस्ट्रेट साहब को, मैजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके सुनाया जाता है उसको। मतलब कितनी पेचीदगी हो जाती है इन बातों में। यहाँ देखिएगा हमारा अगले केस में यही समस्या आई। द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन सिंधी by the special executive magistrate and were replied in Sindhi, then translated to the head constable in Hindi, who in turn recorded in Marathi। सिंधी में क्वेश्चन पूछे गए, सिंधी में आंसर किया, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाया गया कांस्टेबल को, और कांस्टेबल ने फिर इसको मराठी में लिखा क्योंकि वो मराठी जानते थे। फिर उसके बाद उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया गया जो डिक्लेरेशन दे रहा है। द डिक्लेरेशन वाज एक्सप्लेन इन हिंदी, नॉट इन सिंधी टू द डिक्लेरेंट, बिकॉज डिक्लेरेंट सिंधी बोल रहा है, कांस्टेबल जो लिख रहा है वो हिंदी में सुन के मराठी में लिख रहा है, फिर सामने वाले जो डिक्लेरेंट है उसको पढ़ के सुना रहा है हिंदी में, जबकि वो सिंधी बोल रहा है, बोलने वाला पर्सन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं साहब, इस डाइंग डिक्लेरेशन में बहुत झोल है, सिर्फ इसी डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम किसी को कॉन्विक्ट कर दें, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कन्विक्शन बेस्ड ऑन सोनली ऑन सच ए डाइंग डिक्लेरेशन कुड नॉट बी सस्टेन्ड, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो कोर्ट ने ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस कॉन्विक्ट करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, जबकि हाई कोर्ट कन्विक्ट कर चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूट कर दिया इस केस में। दैट मच। वीडियोग्राफी कैन बी यूज्ड, बिल्कुल यूज्ड, बट उस केस में वीडियोग्राफी नहीं हुई थी। वीडियोग्राफी अब होने लगी है, और पहले इतना कोई प्रचलन नहीं था, उतनी कोई फैसिलिटीज नहीं थी वीडियोग्राफी की, अब होने लगी है, और कई बार नहीं भी होती है। और नहीं हो रही वीडियोग्राफी तो उसको कोई हम उसका डिफेंस नहीं ले सकते हैं, जिसको कि निर्भया केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया, यू कांट टेक द डिफेंस ऑफ दैट, प्रोसिक्यूशन पुख्ता सबूत देने के लिए उसको वीडियोग्राफी करवा लें, बट नहीं करवाती है तो डिफेंस उसका कोई जो है कोई डिफेंस नहीं ले सकता उस बात का। हु कैन रिकॉर्ड ए
डाइंग डिक्लेरेशन, कौन रिकॉर्ड कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन को? अब जरा इस सिचुएशन को भी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाई ए पर्सन, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। और जब हम कह रहे थे तो पुलिस भी रिकॉर्ड कर सकती है, तब तो इसका मतलब सोच लो सबको, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। एट द मोमेंट वी हैव टेकन द स्टेटमेंट ऑफ द पुलिस, जहाँ पुलिस की को वैल्यू मिल गई किसी एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस में कि हाँ भाई पुलिस की भी सुनेंगे, तब तो किसी को भी ले सकते हैं, वो डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, स्ट्रेंजर हो, एनीबडी इट कैन बी, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल, यू नो दिस वन। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड करें ले, देन दैट वुड बी मच वैल्यूबल, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूफुल है अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करते हैं तो। और उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, शिशुपाल सिंह, डाइंग डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट। और सबसे बड़ी बात इसमें हुई, मैजिस्ट्रेट साहब ने डाइंग डिक्लेरेशन तो रिकॉर्ड किया लेकिन डिसीज्ड का साइन नहीं है, और कोई डेट नहीं है, कोई टाइम भी नहीं है। अब देखिए मैजिस्ट्रेट साहब ने कितनी बड़ी गलती की, डिसीज्ड का साइन नहीं लिया, डेट नहीं लिया, टाइम नहीं लिया। चलो लेना ज़रूरी भी नहीं था, कम से कम इतना पूछे कि भाई क्यों नहीं लिया, तो एक एक्सप्लेन तो कर पाए ना, एक रीज़न तो दे पाए कि भाई ये रीज़न है, उसका हाथ नहीं चल रहा था, पैर नहीं चल रहा था, व्हाटसोएवर, उस साइन करने के सिचुएशन में नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं सामने नहीं आई। तो पर्सन जिस वक्त डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था वो साइन भी कर सकता था, बट देयर वाज नो सिग्नेचर टेकन एट ऑल। डाउट्स हो गया, कंफ्यूजन हो गई, और वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है एक तरह से कंटैमिनेटेड लगने लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। कोई भी कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन को तभी एक पुख्ता प्रूफ मानते हैं जब उसमें किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं हो। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई साइन क्यों नहीं है, और अगर प्रोसिक्यूशन उसके रीजन को एक्सप्लेन कर दे कि हाँ ये रीजन है जिसकी वजह से साइन नहीं है, देन इट वुड हैव बीन बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो रीजन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन फिर कंटेमिनेटेड हो जाती है, और सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाइंग डिक्लेरेशन द कन्विक्शन कैन नॉट बी ऑर्डर्ड एट ऑल। सो दैट इज अ वेरी माइलस्टोन वर्ड एट ऑल विच वी गॉट इट। तो यहाँ पे भी देखिए, and it was held that dying declaration which is implicate with so many suspicious circumstances which created doubt about its genuineness, it was not safe to base the conviction on it. कोर्ट ने कन्विक्शन करने से इनकार कर दिया। अगर मैं निर्भया वाले केस की बात करूँ ना, उसमें 3 डाइंग डिक्लेरेशन लिए गए थे, डॉक्टर ने लिया, एसडीएम ने लिया, मैजिस्ट्रेट ने लिया। साइन नहीं था मैजिस्ट्रेट का डाइंग डिक्लेरेशन, मैजिस्ट्रेट ने जो डाइंग डिक्लेरेशन लिया वो साइन नहीं था, इवन दो कोर्ट ने उसको कंसीडर किया, बढ़िया माना, बिकॉज शी वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू साइन। वो बोलने की पोजीशन नहीं थी। थर्ड जब उसकी स्टेटमेंट ली जा रही थी तो वो बोलने की पोजीशन नहीं थी, उसने इशारों में जवाब दिया था, नोट्स पे, जेस्चर्स पे जवाब दिया था, और मैजिस्ट्रेट ने इस बात को रिकॉर्ड किया, वो साइन नहीं की। वहाँ कोर्ट को एक्सप्लेन किया गया व्हाई द सिग्नेचर ऑफ विक्टिम इज नॉट देयर, और वहाँ पे उसको कंसीडर किया। तो मैं आपको 2 केसेस दिखा रहा हूँ, एक केस में विक्टिम का साइन नहीं है, कोर्ट ने नहीं माना, हालांकि वो डाइंग डिक्लेरेशन मैजिस्ट्रेट नहीं लिया है। एक केस में विक्टिम का साइन दैट वाज नहीं है, वो भी मैजिस्ट्रेट ने लिया है, कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया। सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कितना इसको फिट मानती है, जेन्युइन मानती है इस डिक्लेरेशन को, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। दैट्स द पॉइंट विच वी हैव टू सी। दैट वाज और एक दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बात कही थी अपनी बातों में कि जब क्लियर एंड कोरोबरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन है
सब कुछ मैच कर रहा है तो किसी भी रीजन से रिकॉर्ड उसको रिजेक्ट किया जाए, दैट इज़ नॉट फिजिबल एट ऑल। उसको रिजेक्ट किया ही नहीं जा सकता है। अगर क्लियर और एक प्रॉपर सा डिक्लेरेशन है तो इट कैन नेवर बी रिजेक्टेड एट ऑल। सही है। फॉर्म्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, अब देखिएगा। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन कैसे हो? क्या सामने वाले को, विक्टिम को फ्री छोड़ दे कि भाई आपको जैसे बोलना है बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, या फिर मैजिस्ट्रेट साहब क्वेश्चंस पूछे और विक्टिम उसको आंसर करे? व्हाट शुड बी द वे? वेदर इट शुड बी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और क्वेश्चन आंसर फॉर्म। तो यहां पे इस पे भी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी है ना तो ये रिजेक्ट नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी है ना तो ये रिजेक्ट नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, हाउ ही इज आस्किंग, हाउ ही इज डीलिंग द सिचुएशन, हाउ इज डीलिंग द सिचुएशन, कैसे सिचुएशन को डील कर रहे हैं वो, कैसे। बिकॉज कल को मैजिस्ट्रेट को भी कोर्ट में बुलाया जा सकता है, इस बात को भी आप जान रखिए, उनसे भी क्वेश्चनिंग की जा सकती हैं। So this is a very perfect situation which we have to see that मैजिस्ट्रेट को बिलीव करना होगा कि कैसे वो सच तक पहुंच सकते हैं। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछ ले या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछ ले, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज द मैटर कॉल्ड हियर। तो ये चीज़ें, एडमिसिविटी ऑफ द स्टेटमेंट्स, इसमें हमने बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि अगर इसमें हम बातें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि अगर डेथ हो जाती है तब एडमिसिबल है, अगर डेथ नहीं होती है तो फिर एडमिसिबल नहीं। जो प्रीवियस हमने पढ़ा है वही चीज़ें हमने यहाँ पे रिपीट किया है। दैट वाज। और एक सिचुएशन और, स्क्राइब को भी कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्क्राइब जिनको मुंशी जी कहते हैं, जो नोटिंग करते हैं सारा, जिन्होंने सुना था और लिखा था, बिकॉज वो लिख रहे हैं और उनको भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है उस डाइंग डिक्लेरेशन को वेरीफाई करने के लिए। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। दैट वाज। एंड लेकिन इस केस में गोविंद नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में तो एक अजीब वाकया हो गया। मुंशी जी को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया, ना तो उनको एग्जामिन किया गया ना ही क्रॉस एग्जामिन किया गया। लेकिन प्रोसिक्यूशन भी इस बात को आंसर नहीं कर पाई कि मुंशी जी कोर्ट में आ क्यों नहीं रहे हैं। जब उन्होंने लिखा है सारी बातें तो वो आने में कैपेबल क्यों नहीं है, कोर्ट में आके बताने में कैपेबल क्यों नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉज फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ द स्क्राइब। इट वाज हेल्ड दैट डिक्लेरेशन इज लायबल टू बी डिसकार्डेड। उसको खारिज किया जाए। उस डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। दैट वाज। कभी कभी जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है एक से ज़्यादा होती है। अब एक से ज़्यादा इन द सेंस, आप खुद ही देखो ना, बार बार पूछते हैं विक्टिम से। पहले विक्टिम हॉस्पिटल में लाया गया, पहले डॉक्टर साहब ने पूछा, सारा नोट किया डॉक्टर साहब ने, फिर पुलिस वाले आ रहे हैं, फिर पुलिस वाले पूछ रहे हैं। दैट वाज। जस्ट अ मिनट। मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आई है, बट नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट वेटिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल देयर।
आपको क्लास आ रही है? एक बार रिप्लाई कर दें आप इसके ऊपर। कनेक्शन टर्मिनेटेड। क्या हुआ? अभी कनेक्शन आपके नहीं आ रहे हैं नेट पे? आर एबल टू सी? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। डू मेक ए रिप्लाई ऑन टू द चैट बॉक्स itself. Now it is coming. No video, nothing. कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, बट फिर रुक गया, बस अभी ठीक हो जाएगा। एक्चुअली नेट आजकल थोड़ा वीक चल रहा है, वैसे होता नहीं, ऐसे वीक चल रहा है थोड़ा, इस वजह से हो रहा है। परहैप्स लॉकडाउन की वजह से हो रहा हो, कुछ प्रॉपर उनके अपने एंड से सर्विसेज नहीं हो पा रहे हैं, तो ये रीज़न है। बट नो टेंशन, जो मिस हो रहा है वो अभी 2 दिन तक सर्वर पे अवेलेबल रहेगा।
हाँ, लॉकडाउन के कारण, लेकिन कोई नहीं, हमारा रास्ता निकल जाएगा लॉकडाउन में। मैं कल इसको कल से सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज ना कल से बहुत सारी सर्विसेज शुरू हो रही है, कई फैसिलिटीज शुरू हो रही हैं, और ये इंटरनेट्स वगैरह की जो ऑफिसेज वगैरह हैं वो सब चलनी शुरू हो जाएगी कल से। तो 20th से का है, कुरियर सर्विसेज भी शुरू हो जाएगी, तो फिर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। It's better to reply in the chat box only because I need to move to WhatsApp group. It's very much difficult क्योंकि मेरे मोबाइल में एक स्क्रीन काम कर रहे हैं जिसमें मैं देख पा रहा हूँ क्लास को। चलिए, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन, अब इसमें समझिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। जब हम कहते हैं, वैसे जब हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो कई सर्कमस्टांसेस में ना एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले विक्टिम हॉस्पिटल आए, डॉक्टर को दिया डिक्लेरेशन, फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले को बोला, फिर मैजिस्ट्रेट आ रहे हैं, मैजिस्ट्रेट को बोला, मतलब 3 डिक्लेरेशंस दिए जा रहे हैं, 3 डिक्लेरेशंस, है ना। और अगर तीनों में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आ गया तो क्या होगा, और तीनों डिक्लेरेशन एक ही जैसे हुई तो क्या होगा। तो मैं 2 बातें लिख हूँ यहाँ, सपोर्ट कर रहा है ईच अदर को, सपोर्ट ईच अदर, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखो, सपोर्ट कर रहा है, मैं आपको फिर से निर्भया केस का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। मैं डिटेल स्टोरी पे नहीं जाता हूँ, स्टोरी सब आपको पता है, सब कुछ अवेलेबल है, सब आपके सामने की बात है। विक्टिम अराउंड इट वॉज, मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखा है, 16 दिसंबर 2012 को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। डॉक्टर को पहले स्टेटमेंट दिया, पहला, दूसरा एसडीएम को दिया, और तीसरा जो है ना मैजिस्ट्रेट के सामने दिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है ना एक दूसरे को टैली कर रहे हैं। मतलब टैली करने का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर पहला डिक्लेरेशन दी तो उसमें इतनी सी बात बताई, फिर थोड़ा और बताया दूसरे में, तीसरे में और ओपनली बताया, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे और ज़्यादा मतलब रिवील किया गया मैटर को। तो कोर्ट कहती है सारे डाइंग डिक्लेरेशन है, ऑल दिस थिंग्स, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं हो रही है, ऑल दिस थिंग्स आर डाइंग डिक्लेरेशंस। डिफेंस काउंसिल ने कहा कि साहब जो एसडीएम को दिया गया था उससे पहले उसको मॉर्फिन दिया गया था, और मॉर्फिन की इंफ्लुएंस की वजह से जो है वो डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से डॉक्टर की स्टेटमेंट प्रेजेंट की गई कि भाई मॉर्फिन का असर 3 से 4 घंटे का होता है, और मॉर्फिन 1 दिन पहले दी गई थी। इस डिक्लेरेशन को भी सही माना। मैजिस्ट्रेट के सामने जो डिक्लेरेशन दिया गया था उस वक्त वो बोलने के हालात में नहीं थी, वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन पूरी कॉन्शियस थी, बातें सुन रही थी, समझ रही थी, इशारे में जवाब दे रही थी। अब डिफेंस काउंसिल का डिफेंस ये था कि भाई चूंकि बोल नहीं पा रही थी और जो स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिए गए हैं, तो ये डिक्लेरेशन सही नहीं है। ये डिक्लेरेशन जो है, इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे कॉन्विक्शन नहीं हो सकती।
ट्रायल कोर्ट ने इसको भी नहीं माना, बिकॉज डॉक्टर की तरफ से वहां स्टेटमेंट था कि जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको सब समझ में आ रहे हैं, वो सारी रिएक्ट कर रही हैं। और दूसरी बात, जेस्चर्स में है तो क्या हुआ, वो डिक्लेरेशंस इक्विवेलेंट डिक्लेरेशंस हैं। तो इस केस में कोर्ट ने तीनों डिक्लेरेशन को सही माना, सही ठहराया। दैट वाज द मल्टीपल डिक्लेरेशंस एंड ऑल द डिक्लेरेशंस विल वर्क इनटू द कोर्ट। लेकिन कभी कभी दो डिक्लेरेशन हो जाते हैं और जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। पहले तो कहा कि मोहन ने मेरे को गोली मारी, फिर कहते हैं सोहन ने मेरे को गोली मारी। तो कौन सी बात को सही माने, पहले वाले को या बाद वाले को? तो कोर्ट कहती है पहले वाले को ही सही मानो। कोर्ट ने कहा पहले वाले को ही सही मानो। बाद वाले को सही मानना या नहीं मानना है, कोरेलेटिव एविडेंस के साथ मैच करके देखो कि किसकी तरफ जो एविडेंस है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है, वो एविडेंस किसके तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, जो सपोर्टिव एविडेंस है। ऐसा नहीं कि हम दोनों डिक्लेरेशन को रिजेक्ट करेंगे। सो दैट इज द मैटर विच वी हैव टू सी, दैट द फर्स्ट डिक्लेरेशन वुड बी एडमिसिबल, बट द कोरेलेटिव एविडेंस इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेकंड डिक्लेरेशंस, then the second declarations would be considered as, of course, the dying declaration. That's the very important matter which we got that, हरबंस लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस को आप जरूर पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, if the declarant chances to life, डाइंग डिक्लेरेंट उसकी डेथ नहीं हो रही है तो उसकी डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमने अभी इन बातों को देखा, भली भांति पढ़ा, समझा, कंसीडर किया। दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। शुरू से ही ये देखते आ रहे हैं, कोई पर्सन डिक्लेरेशन दे रहा है, चांसेस टू लीव है, हिज स्टेटमेंट इज इनएडमिसिबल एज ए डाइंग डिक्लेरेशन। लेकिन कॉर्पोरेट करके सेक्शन 157 उसको रियलाइज कर सकते हैं, उसको एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट में जरूर कंसीडर किया जा सकता है उन बातों को। डिक्लेरेंट की डेथ नहीं होती है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पहला कॉन्सिक्वेंस, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। डेथ होती है तभी होगा, अदरवाइज वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। सर्वाइवल होती है तो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। उसकी कोर्ट में एग्जामिनेशन होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन। कोर्ट में उसको बुला के पूछा जाएगा, उसकी टेस्टिमोनी को सेक्शन 157 में यूज किए जाएंगे। उसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, मतलब प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और किसी भी सेक्शन में ये रेलिवेंट हो जाए, बट सेक्शन 32 में रेलिवेंट नहीं होगा। दिस वन,
अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, सिचुएशन समझिए। क्या डाइंग डिक्लेरेशन एलोन, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कॉन्विक्शन किया जा सकता है, जबकि इसके साथ में कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, इसके साथ में कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है। दैट व्हिच whatever the dying declaration given, there is no supportive evidence in regard to that. क्या कन्विक्शन किया जा सकता है? अच्छा, डिफेंस को, डिफेंस में भी कुछ नहीं है, डिफेंस के पास भी कुछ नहीं है अपने डिफेंस में बताने के लिए। बट डाइंग डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने वाला भी कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। एक पर्सन का कहना है कि इसने मरने के वक्त मुझे बताया कि ये मोहन कुमार ने उसको गोली मारी। डॉक्टर का कहना है कि गोलियां इतनी लगी है कि लगने के बाद 1 मिनट भी जिंदा रहे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो विटनेस है वो कह रहा है जिंदा था और उसने मुझे ये भी चीज़ बताई। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जो सपोर्टिव एविडेंस है वो डाइंग डिक्लेरेशन को वाइप आउट नहीं कर सकती, वो अपने आप में एक परफेक्ट है। दैट वाज, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा। नन्नू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बहुत बढ़िया केस है। मेडिकल ओपिनियन वाज दैट द नेचर ऑफ द गन शॉट इंजरीज वुड नॉट हैव लेफ्ट द डिसीज्ड अलाइव फॉर हाफ एन आवर, but a witness deposed that he was alive up to that time and did make the statement. It was held that the medical evidence could not wipe out the direct evidence. That was could not wiped out. इसको ध्यान से पढ़िए। वो जो डिक्लेरेशन दिया उसको वाइप्ड आउट नहीं करेंगे, उसको वाइप्ड आउट नहीं करेंगे जो डिक्लेरेशंस दिए गए हैं। और चूंकि इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन को, देखिए एक 2 तरह के एविडेंस होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन को डायरेक्ट एविडेंस ही कहते हैं। ये होता है proximity between the time of statement and death. That was proximity. स्टेटमेंट आज, डेथ 2 महीने के बाद, क्या डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड है? इंसान सुइसाइड के रीजंस पहले से ही डिस्कस कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और 2 महीने के बाद सुइसाइड कर रहे हैं। क्या 2 महीने पहले जो डिस्कस किया था वो रेलिवेंट होगा? आपने पिछली क्लास में भी ऐसे केसेस पढ़े थे। आंसर क्वालिटी यस, रेलिवेंट होगा। द प्रॉक्सिमिटी टाइम इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट कि हमने कब बोला, कैसे बोला, कहाँ बोला। दैट इज नॉट वेरी मच रेलिवेंट हियर। दैट वाज एंड इसको भी देखिएगा। शरद वर्सेस महाराष्ट्र केस बड़ा सिंपल है। 4 महीने पहले जो लेटर लिखी थी उसको वैलिड लिया गया। जो 4 महीने पहले जो लेटर्स लिखे गए थे उसको वैलिड किया गया। एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स लेट डाउन कर दिए डाइंग डिक्लेरेशंस को लेकर के, और ये रूल कुछ और दिए जो हमने प्रीवियस पढ़ते हम आ रहे हैं, वही सब चीज़ों को कंसाइज कर दिया है। मतलब एक तरह से अगर आप इन ऑल 10 रूल्स को देखते हैं तो एक तरह से आपको ये रिवीजन हो रहा है, पूरे टॉपिक्स आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। नीदर रूल ऑफ लॉ नॉर प्रूडेंस ऑफ दैट डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन द विदाउट कोरोबरेशंस। मैंने आपको पहले ही बोला था डाइंग डिक्लेरेशन को बिना सपोर्टिव एविडेंस के साथ भी एक्सेप्ट किया जाता है। कोर्ट को लग रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू है, वॉलंटरी है, तो वो कन्विक्शन भी कर देगी विदाउट कोरोबरेशंस के, वो कन्विक्शन कर देगी। तो डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी केस के लिए ये अपने आप में बहुत रेलिवेंट बन जाता है।
वंस द डाइंग डिक्लेरेशन कम्स आउट, इवन कोई सुइसाइड नोट मिल गया, कोई भी स्टेटमेंट्स मिल गए, कोई भी बातें मिल गई, तो बस वहाँ से कन्विक्शन शुरू हो जाती है। फिर डिफेंस काउंसिल की ड्यूटी होती है कि वो कैसे बचाए, कैसे बचे, कौन सी बातों से उस डिक्लेरेशन को डिसअप्रूव करे। कोर्ट हैज़ टू स्क्रूटनाइज द डाइंग डिक्लेरेशन केयरफुली, बिकॉज कोर्ट को इसके बेसिस पे कॉन्विक्ट करना है, इंश्योर करना है डिक्लेरेशन इज नॉट रिजल्ट ऑफ टॉर्चरिंग, प्रॉम्प्टिंग्स, इमेजिनेशंस। डाइंग डिक्लेरेशन अगर सस्पिशियस है तो कोर्ट उस पर कोई काम नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी। एंड वेयर द डिसीज्ड वॉज अनकॉन्शियस एंड कुड नेवर मेक एनी डाइंग डिक्लेरेशन, तो इसके भी एविडेंस रिजेक्ट करेंगे। कोई इन्फॉर्मिटी है, ए डाइंग डिक्लेरेशन सफर्स फ्रॉम सम इन्फॉर्मिटी, तो कॉन्विक्शंस रिजेक्ट किए जाएंगे। तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ के देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। और कभी कभी डिफरेंस आता है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या अंतर है डाइंग डिक्लेरेशन में, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो अंग्रेजों का लॉ था उससे थोड़ा हटके हमारा लॉ है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लॉ में सिर्फ क्रिमिनल केसेस में रेलिवेंट थी, लेकिन हमारे यहाँ सिविल एंड क्रिमिनल दोनों में रेलिवेंट है। दैट व्हाट इंग्लिश लॉ में सिर्फ होमिसाइड्स के ऊपर है, पर्सन्स डेथ के ऊपर, यहाँ सुइसाइड के ऊपर भी है। सुइसाइड केस ऑल्सो कवर्ड। एंड यहाँ पे डेथ का एक्सपेक्टेशन होना मैंडेटरी है, वहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ डिसीज्ड अपने स्टेटमेंट कंप्लीट किया हो, यहाँ पे डिसीज्ड ने अपनी फुल स्टोरी नरेट किया हो बट फेल्स टू आंसर द फॉर्मल क्वेश्चंस, अपनी बातें डिसीज्ड ने सिर्फ बताई हैं और बता के मर गया हो। मैजिस्ट्रेट को कुछ क्वेश्चंस पूछने थे, उसके बेसिस के ऊपर वो नहीं पूछ पाए, उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो भी डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ख्याल रखिएगा, यहाँ पे होमिसाइड्स के ऊपर भी लगती है और सुइसाइड के ऊपर भी लगती है, दोनों सिचुएशन में डिक्लेरेशंस अवेलेबल हैं। कुछ होमवर्क्स मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कुछ केसेस हैं जो मैंने लिख के दिया, वो आपको सिर्फ रीड करना है। हालांकि मैंने वो सारे केसेस समझाए भी, आपके साथ डिस्कस किया है। ये पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का केस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे ट्रेन्स में डेड बॉडी मिली थी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, फांसी की सज़ा दिया गया था यहाँ पर। एंड ये सारे कुछ केसेस आप ज़रूर रीड कीजिए। और कल भी हम क्लास डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, बिकॉज अभी हमने सिंपली एक पॉइंट कवर किया है, बाकी के 7 कवर करना बाकी है। उन 7 में टाइम नहीं लगेगा, वो कल वाली क्लास में कवर हो जाएगा, तो जाके हमारा पूरा डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 फिनिश होगा। आज ही रखते हैं, थैंक यू।